नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र और इसके 2 सीज़न अपलोड हो चुके हैं। तीसरा सीज़न है। तीसरे सीज़न में भी 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां पार्ट है और ये पार्ट पढ़ने से पहले आपको बाकी के पार्ट्स पढ़ने चाहिए, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर के आप बाकी के सारे पार्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। रितु ने बोर्ड मेंबर की तरफ देखकर कहा, हम सबको याद है हमारा एक एम्प्लॉय हुआ करता था चेतन, उसको भी हमारी कंपनी से निकाल दिया गया, कुछ कुछ इसी वजह से। यह प्रश्न सुनते ही आशा ने रितु की तरफ देखा और बोली, देखिए, आप किसी की पर्सनल पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर सकते। हमें अपनी कंपनी में एम्प्लॉय से काम करवाना है तो हमें अपने ऑफिस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने हैं, ना कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। हमें कोई लेना देना नहीं है कि उनके पास्ट में क्या हुआ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी में रहते हुए इस तरीके की किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ काम करने वाले हर एम्प्लॉय को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वह रूल्स के बारे में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। यदि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं तो रितु को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि आशा ईशान का बचाव करने की कोशिश कर रही है। रितु यहाँ भी मात खा चुकी थी। कुल मिलाकर ईशान का इंटरव्यू अच्छा रहा और ईशान को फाइनली जॉब मिल गई। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रितु पैर पटकते हुए अपने केबिन में गई और केबिन में जाकर उसने जोर से पास में रखे हुए गमले को जमीन पर फेंका। उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत पियोन और कुछ एम्प्लॉय उसके केबिन की तरफ लपके, जबकि आशा अपने केबिन में ही बैठी रही। आवाज़ तो आशा को भी सुनाई दी थी, परंतु आशा समझ गई थी कि रितु अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, इसलिए वह अपनी केबिन से बाहर नहीं गई। कुछ एम्प्लॉय रितु के कमरे के पास पहुंचे और पूछा कि रितु मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? रितु ने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ से साफ करवा दो, वो गलती से मेरा हाथ से गमला गिर गया था। रितु ने कनखियों से आशा के केबिन की तरफ देखा तो आशा अपने काम में लगी हुई थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, जबकि रितु आशा का अटेंशन चाहती थी। पियोन ने जाकर वहां से सफाई कर दी। रितु को ये सब अपनी इंसल्ट सी फील हो रही थी। वो अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती थी। रितु अपना मोबाइल उठाकर अपने केबिन से बाहर निकली और ईशान को गुस्से से घूरती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। रितु के ऑफिस से बाहर निकलते ही आशा ने फ़ोन उठाया और टेक्स्ट मैसेज किया, क्योंकि रितु पर अभी चारों तरफ से निगरानी हो रही थी, इसलिए वह क्या करती है, कहाँ जाती है, सब इन्फॉर्मेशन आशा के पास आ रही थी। रितु ऑफिस से निकलकर फ़ोन पर बात करती हुई तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। चेतन, अभी इसी वक्त एक ऐसा लड़का भेजो मेरे पास जो मेरा काम बहुत ही सफाई से कर सके। रितु, कूल डाउन। हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ। आशा ने उस ईशान के बच्चे को जॉब दे दी है। अब अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस कंपनी के आधे शेयर ईशान और आधे आशा के होंगे, और यह मैं नहीं होने दे सकती। सही कहा तुमने, इनका कुछ तो करना होगा। अच्छा, अभी से ठीक 10 मिनट बाद कॉफ़ी हाउस पर तुम्हें एक आदमी मिल जाएगा, तुम उससे जो काम करवाना चाहो करवा सकती हो। रितु 10 मिनट बाद एक कॉफ़ी शॉप पर पहुंची। वहां उसे एक लड़का मिला। उससे फॉर्मल बातचीत के बाद दोनों ने एक एक कप कॉफ़ी ऑर्डर की और कॉफ़ी पीते हुए रितु ने उसे कुछ समझा दिया। लड़के ने कहा, ओके मैम, काम हो जाएगा, परंतु इस काम का मुझे इनाम क्या मिलने वाला है? तुम जो चाहोगे वही इनाम मैं तुम्हें दे दूंगी, पर काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को पता नहीं चले। अगर किसी को पता चला तो समझ लो मैं तुम्हें नहीं जानती। ओके मैम, समझो, काम हो गया। आशा को यह इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी, साथ ही उस लड़के की तस्वीर भी। आशा यह तो जानती थी कि रितु ईशान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए अब ईशान की सेफ्टी आशा के लिए एक जिम्मेदारी बन गई थी। आशा ने ईशान को अपने केबिन में बुलाया। ईशान आशा के केबिन के गेट पर हल्का सा नॉक करके, मे आई कम इन मैम? यस, कम इन एंड सिट डाउन। नो थैंक्स, आई एम ओके। आशा के चेहरे को देखकर ईशान समझ चुका था कि कोई ना कोई बात जरूर है जो आशा को परेशान किए जा रही है, मगर वह क्या बात है
वह ये नहीं जानता था। ईशान आशा के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, कहिए मैम, आपने मुझे क्यों बुलाया? ईशान, आज से आप अपने ऑफिस से घर जाते टाइम मेरी गाड़ी लेकर जाएंगे। आई मीन, ड्राइवर आपको फ्लैट तक छोड़ कर आएगा और वापस आपको आपके फ्लैट से सुबह लेकर आएगा। नो थैंक्स, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। आशा ने कड़क आवाज में कहा, इट्स माय ऑर्डर। अब ये क्या बात हुई? ऐसा मैं कुछ छोटा बच्चा तो हूं नहीं जो मुझे कोई छोड़ कर आएगा और मुझे कोई लेने जाएगा। ना ही मेरा घर ऑफिस से इतनी ज़्यादा दूर है, मैं यहाँ से ऑटो लेकर भी चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो मुझे देखकर ही दिक्कत होती है, तो मेरे लिए ड्राइवर भेजना और मुझसे मंगवाना यह तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल काम होगा ना। जस्ट शट अप। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, यह मुझे किसी से पूछने की और सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज से तुम ऑफिस की गाड़ी से आओगे और वापस भी जाओगे। दैट्स फाइनल। अब तुम जा सकते हो। यह भी कोई ज़बरदस्ती है? जब देखो तब तानाशाही करती रहती है। ईशान बड़बड़ाता हुआ आशा के केबिन से बाहर निकल गया। ईशान अपने आप में ही गुम अपनी सीट की तरफ जा रहा था, तभी बाहर से आती हुई रितु से टकरा गया और रितु ईशान पर इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा स्टाफ एकदम से चौंक गया। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? ओह सॉरी रितु जी, हमें सब दिखाई देता है, ऑफिस के अंदर का भी और ऑफिस के बाहर का भी। रितु एकदम से सक पका गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं है। बस मैं तो यूं ही कह रहा था कि जब मैं बाहर से ऑफिस में आता हूँ तो भी मुझे दिखाई देता है और ऑफिस से बाहर जाता हूँ तो भी मुझे दिखाई देता है। वो क्या है ना, आप बाहर से आई है ना तो शायद लगता है आपकी आंखें चुंधिया गई हैं बाहर की चकाचौंध से। कोई नहीं, थोड़ा आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट शटअप, अपने काम में ध्यान दो, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, कहकर ईशान अपनी सीट पर बैठ गया। रितु ने नज़र घुमाकर देखा तो सभी एम्प्लॉयज़ उनकी तरफ देख रहे थे। तो रितु ने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा है जो आप लोग ऐसे घूर रहे हैं। काम नहीं करना है तो आप लोग छुट्टी लेकर जा सकते हैं। रितु की आवाज़ के साथ सभी अपने अपने काम में लग गए और रितु वहाँ से तिलमिलाती हुई सीधी आशा के केबिन में पहुंची। आशा अपने काम में बिजी थी, उसने रितु की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रितु आशा पर चिल्लाने ही वाली थी कि उसे याद आया कि मुझे अब सब बड़े प्यार से हैंडल करना है, वरना जो कुछ भी हुआ उसका शक सीधा मुझ पर जाएगा। ये सोचकर रितु ने आशा से कहा, आशा चलना यार, एक कॉफ़ी पीते हैं साथ में। रितु यार, मैं अभी अभी जस्ट कॉफ़ी पी ही है मैंने, एक काम कर, तू पी ले। मैं तो पी ही लूँगी, पर मुझे लगा था कि हम साथ में पियेंगे। आशा, एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछ, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आशा ने अपने काम में लगे हुए ही उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, जब से तू ईशान से मिली है तेरा बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है। ऐसा क्यों? क्या तू भूल गई उस ईशान को जिसकी वजह से तूने लाइफ में कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? रितु, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अगर ईशान की जगह कोई और एम्प्लॉय भी आता तो भी हम यह सारी प्रक्रिया फॉलो करते। साथ ही ईशान भी एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है और तुम भी उसे एक एम्प्लॉय की तरह ही देखो, तुम्हें भी सब अच्छा लगने लगेगा। और वैसे जब मुझे ईशान से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आशा, इतने दिनों से तेरे साथ रहकर तुझसे एक आत्मीयता सी हो गई है कि अब मैं तुझे और परेशानी में नहीं देख सकती। मुझे ऐसा डर लगता है कि कभी कभी कि ईशान के आ जाने से कहीं तुम मुझे पराया ना कर दे। इतना कहकर रितु भावुक हो गई। आशा ने उठकर रितु के पास बैठते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं रितु, तुमने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं तुम्हें अलग कैसे हो सकती हूँ? लेकिन तुम ये कैसे सोच सकती हो कि ईशान के मेरी लाइफ में वापस आने से तुम्हारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? रितु देखो, तुम अपनी जगह हो और ईशान अपनी जगह है। तुम दोनों में से कोई एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता।
बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करो, तुम घर जाओ और आराम करो। लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं आशा, मैं ठीक हूँ। अब मैं चलती हूँ। अरे, कॉफ़ी पीने की कह रही थी ना? चल कॉफ़ी पीते हैं। रितु वापस अपना बैग रख के आशा के सामने चेयर पर बैठ जाती है और अपने आप को नॉर्मल करते हुए 2 कप कॉफ़ी मंगवाती है। रितु अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करती है और आशा से इधर-उधर की छोटी-मोटी बातें करके माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। कॉफ़ी पीने के बाद रितु अपने केबिन में चली जाती है। रितु के जाने के बाद आशा मन ही मन सोचती है कि नहीं रितु, बात तो कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, परंतु कुछ भी हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये तो मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, उस पर अब मुझे शक करना पड़ रहा है। इधर ईशान अपनी सीट पर बैठा सोचता है कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आशा ने ऐसा क्यों कहा। आशा को ऐसा क्या लगा होगा जो वह मुझे लाने और ले जाने के लिए कंपनी की गाड़ी की बात कर रही थी। बिना किसी वजह तो ऐसा नहीं कर सकती। शायद कोई ना कोई ठोस वजह ज़रूर रही होगी, तभी आशा ने यह डिसीजन लिया है। खैर, मुझे भी इसकी तह तक जाना ही होगा। छुट्टी के वक्त ईशान जब अपने फ्लैट जाने लगा तो आशा ने अपने ड्राइवर को उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहा। अपने एक सिक्योरिटी को फ़ोन करके कहा कि आपको ईशान की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट दी जाएगी। आशा ईशान की सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रही थी क्योंकि वो जानती थी कि रितु कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर करने वाली है। वह रितु को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। यूँ तो आशा रितु के सामने डायरेक्ट भी इन सब बातों को कर ही सकती थी, परंतु आशा जानती थी कि रितु के पास कंपनी के 25% शेयर हैं और अगर उसने रितु को डायरेक्ट से कुछ भी कहा तो इन सब का असर उसकी कंपनी पर ज़रूर पड़ेगा। वह 25% शेयर के दम पर कंपनी को हिला भी सकती है। आशा को हर काम परफेक्शन के साथ करना पसंद है। जैसे ही ईशान ऑफिस से बाहर निकला, ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, सर बैठ जाइए, मैम ने आपको आपके फ्लैट तक छोड़ने के लिए कहा है। ईशान ने कहा, थैंक यू सो मच, मैं चला जाऊंगा, आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, प्लीज़ बैठ जाइए, वरना मैम मुझे नौकरी से निकाल देगी। तुम्हारी मैम को नौकरी से निकालने के अलावा कुछ आता भी है या नहीं? कहकर ईशान गाड़ी में बैठ गया। रूम पर पहुंचने के बाद ईशान ने आशा को फ़ोन करके कहा, आशा रस्तोगी मैम, मैं सही सलामत घर पहुंच चुका हूं। वैसे भी मैं आपकी तरह इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मुझे किसी से खतरा हो सके, इसलिए मेरी टेंशन ना लें। और वैसे आपने मेरी सिक्योरिटी के लिए गाड़ी क्यों भेजी? क्या मेरी जान को खतरा है या फिर आपने मुझे माफ़ कर दिया? अगर माफ़ कर दिया तो प्लीज़ आशा, घर आ जाओ यार। तुम्हारे हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। रोज़ रोज़ बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। अब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता तो कुक रख लो। और हाँ, मेरी कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे सेफ्टी दूँ। बस इसलिए मैंने ऐसा किया। ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आशा प्लीज़, कब तक ऐसे गुस्सा करती रहोगी? प्लीज़ अब तो मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर 5 साल तुमसे दूर रहकर मैंने उसका पश्चाताप भी तो किया है। प्लीज़ आशा, अब मान भी जाओ यार। देखो, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वैसे भी अब तुम बॉस हो, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो वैसे भी मुझे आपकी हर बात माननी ही पड़ेगी। हो गया तुम्हारा? अब फ़ोन रखो और हाँ, ध्यान रखना, कल से आना और जाना दोनों ऑफिस की गाड़ी में ही होंगे। बाय। कहकर आशा ने फ़ोन रख दिया। ईशान मन ही मन सोचने लगा, आशा तुम कुछ भी कर लो, मैं बहुत जल्द तुम्हें मना ही लूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाओगी। भले ही तुमने कुछ भी कहा, पर तुम जानती हो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। खैर, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वापस अपनाने में, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। ईशान जानता था कि आशा अपने ऑफिस से बाहर बहुत कम निकलती है,
इसलिए उसे आशा की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। जब भी आशा बाहर निकलती थी तो उसके साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड होते थे, परंतु फिर भी ईशान की नज़र आशा पर बनी रहती थी। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक एक दिन ईशान ऑफिस के लिए रवाना हुआ। ऑफिस की गाड़ी में ईशान ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ था और उसकी गाड़ी से 40 से 50 फीट की दूरी पर एक और गाड़ी थी, जिसमें आशा के द्वारा भेजे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। गाड़ी अपनी नियत रफ्तार से चल रही थी। तभी एक चौराहे पर लगातार 3 ट्रक ईशान और सिक्योरिटी की गाड़ी के बीच में आ गए। सिक्योरिटी ने काफ़ी हॉर्न दिए, परंतु उन्हें साइड नहीं मिली और हार कर उन्हें ट्रक के पीछे ही चलना पड़ा। तभी अचानक ईशान की गाड़ी पंचर हो गई और घर की आवाज़ के साथ गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके साइड में किया और बाहर आकर देखने लगा। इतने में 3-4 गुंडे वहाँ पहुँच गए। जो उन ट्रक्स में थे, सभी ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था, इसलिए किसी का भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उन्होंने ईशान और उसके ड्राइवर को घेर लिया। सभी के हाथों में बंदूक थी, परंतु ईशान अभी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, तो उसने तुरंत गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया और ड्राइवर बाहर रह गया। ईशान ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। गुंडों ने ड्राइवर पर बंदूक तान दी और ईशान को इशारे से बाहर आने के लिए कहा। साथ में यह भी कहा कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम इसे अभी की अभी गोली से उड़ा देंगे। गुंडे ने इशारे से काउंटिंग शुरू की। ईशान भी डर के मारे बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो एक गुंडा ईशान को पकड़ लेता है और तभी उसका फ़ोन बजता है। एक हाथ से ईशान पर बंदूक ताने हुए और दूसरे हाथ से उसने फ़ोन उठाया। दूसरी साइड से कुछ आवाज़ आई तो गुंडे ने जवाब दिया, मिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। 50% तक मिशन कंप्लीट हो चुका है और 50% और कंप्लीट हो जाएगा। ईशान ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। उन्होंने ईशान के फ़ोन को छीनकर अपनी जेब में डाल लिया और उसे पकड़कर घसीटने लगा। तो ईशान ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अरे मुझे ऐसे क्यों घसीट रहे हो भाई? मैं आराम से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम इस ड्राइवर को छोड़ दो। चुप, बिल्कुल चुप। चलो, इसको भी लेकर चलो, कहीं यह बाद में कोई दिक्कत खड़ी ना कर दे। वे गुंडे उन दोनों को लेकर जाने लगे। तभी ईशान ने गिरने की एक्टिंग की। अरे यार, ऐसे क्या खींच रहे हो भाई? मुझे ये बताओ कि तुम मुझे आखिर किडनैप क्यों कर रहे हो? ना तो मैं करोड़पति हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तुम्हें क्या मिल जाएगा मुझे पकड़कर? तभी एक गुंडे ने इसके सिर पर वार करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा जबान चल रही है इसकी जबान ही बंद करनी पड़ेगी। इधर जब लगभग 5 से 10 मिनट तक आगे से ट्रक नहीं हटे तो दोनों गार्ड्स ने अपनी गाड़ी साइड में की और दोनों के दोनों उस ओर पैदल ही दौड़ते हुए आगे आए और देखा कि ईशान की गाड़ी को हाईजैक किया हुआ है। उन्होंने तुरंत दौड़कर एक हवाई फायर किया और कहा कि इनको अभी के अभी छोड़ दो वरना गोली चला दी जाएगी। तभी एक गुंडे ने ईशान के सर पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त वापस नहीं गए तो मैं इसी वक्त इस बंदूक में जितनी गोलियां हैं वह सब की सब इसकी खोपड़ी में खाली कर दूंगा। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर कौन थे वो गुंडे और क्या उनके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।